हाय फ्रेंड्स, इट्स प्रदीप सिंह। आज एक टेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं। आज फ्यूचर सिंपल टेंस को या फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल कहें, फ्यूचर इंडेफिनिट कहें या हैबिचुअल टेंस कहें, तो आज फ्यूचर सिंपल टेंस को डिस्कस करते हैं। वेरी इजी टेंस दिस इज़। और कई बार एनसीईआरटी वगैरह में तो इस तरह के उल्लेख भी आए हुए हैं कि फ्यूचर सिंपल जैसी कोई चीज़ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस बिकॉज with the help of present simple tense or present continuous tense we can show the mood of future sense. We can show the mood of future sense। मतलब प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूस टेंस के हेल्प से हम फ्यूचर सिंपल को शो कर सकते हैं। तो फ्यूचर सिंपल का यूटिलाइज जो है उसको नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर दिया था। इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शंस कई बार पहले आए थे, बट चूँकि हमारे ग्रामर में अभी भी टेंस में ये चीज़ें कंसिडर होती है तो उसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है किस तरह से इसे यूज़ किया जाए, तो एम्पल नॉलेज जो है हमें इसका अच्छा पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर उसकी पहचान की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में जो उसका पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, हम किस तरह से एक सेंटेंस को पहचानते हैं, तो इसमें सिंपल से अगर किसी हिंदी वाक्य को डिस्कस करेंगे तो ता होगा, ते होंगे, ती होगी, या सीधा गा गे गी जैसे शब्द आए तो उसे हम फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड मान सकते हैं। फ्यूचर सिंपल से मानने का मतलब क्या हो गया? ता होगा जैसे वह खाना पकाता होगा, है ना, रवीना मैदान में घूमती होगी, या खाना पकाएगा या घूमेगी। तो ये इस तरह से टेंस जो है वो फ्यूचर सिंपल का माना जाता है। इनको इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करते हैं जब इनको ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी टू इंग्लिश में, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को हम ख़ास चीज़ों को ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दो होती हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। किसी भी टेंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल टेंस में शैल या विल आती है। शैल या विल यूज़ की जाती है और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें हमको खास तौर से ध्यान होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन रेजेज वेयर टू यूज़ शैल और विल। शैल कहाँ लगाए और विल कहाँ लगाए? तो जनरल रूल होता है वो आई और वी के साथ में। आई और वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में शैल यूज़ किया जाता है। अदरवाइज बाकी के कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट है तो उसके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। बट जनरल ट्रेंड जो है, जनरल यूज़ जो है, उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करो, देयर इज़ नो इम्पैक्ट, नो नेगेटिव इफेक्ट। इसका कोई नेगेटिव प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रामेटिकल वर्टिकल्स, अगर ग्रामेटिकल बातें करें, रूल्स की फॉलो करने की बात करें, तो आई और वी के साथ में शैल को यूज़ करना है, अदरवाइज विल को यूज़ करना है। अदरवाइज का मतलब ही, शी, राम, श्याम, तो उनके साथ में विल का यूज़ करना है। देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सबसे साथ में हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लें। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। प्रेजेंट सिंपल में जब बात की थी तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया था। उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस था तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या डिड यूज़ किया था, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म था। और उसके बाद आज फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो वापस से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें हमें ख़ास तौर से ध्यान देना है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको न्यू लेसन, नया अध्याय सिखाऊंगा, तो इसका बन जाएगा आई शैल टीच यू अ न्यू लेसन। आई शैल टीच यू अ न्यू लेसन। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात करेंगे तो आई शैल नॉट टीच यू अ न्यू लेसन हो जाएगा। आई शैल नॉट टीच यू अ न्यू लेसन। इंटरोगेटिव इसका बनेगा शैल आई टीच यू अ न्यू लेसन। शैल आई टीच यू अ न्यू लेसन। और इंटरोनेगेटिव बन जाएगा शैल आई नॉट टीच यू अ न्यू लेसन। शैल आई नॉट या शेंट। शैल और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जब लिखा जाएगा या बोला जाएगा तो शेंट आई हो जाएगा। शेंट आई टीच यू अ न्यू लेसन कॉन्वर्सेशन में आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट और ले लेते हैं। वह कुछ पुस्तकें खरीदेगा। ही तो ही के साथ विल आएगा तो ही विल बाय न्यू बुक्स। ही विल बाय सम न्यू बुक्स। ही विल बाय न्यू बुक्स। नेगेटिव बनेगा इसका ही विल नॉट बाय न्यू बुक्स। और इंटरोगेटिव बनेगा विल ही बाय न्यू बुक्स और विल ही नॉट बाय न्यू बुक्स। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ की जाती है। नेगेटिव जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यूज़ किया जाएगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है।
इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले भी आती है और उसके बाद में नॉट भी यूज़ किया जाता है। इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं उसके एडवर्ब्स की। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, यानी कि इस टेंस को किस तरह से पहचानेंगे कि इंग्लिश में कौन से टेंस से बिलोंग करता है, कौन सी पहचानने की ख़ास चीज़ें हैं इसमें। तो ख़ास पहचानने की जो चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, वो क्रिया विशेषण एडवर्ब्स कहलाती है। तो जिस तरह से पास्ट सिंपल में यस्टरडे, द लास्ट डे, द प्रीवियस डे आया था, उसको पहचानने का तरीका, तो उसका राइट अपोजिट क्या हो जाएगा, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द अपकमिंग इवेंट, द डे बिफोर की जगह द डे आफ्टर, आफ्टर 2 years 3 years। तो ये सारी चीज़ें हमको ये शो करती है कि ये सारी इवेंट आने वाले टाइम में होगी, अभी नहीं हुई है, तो उसे हम फ्यूचर सिंपल कंसीडर करेंगे। फ्यूचर सिंपल कंसीडर करने का मतलब है शैल विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। शेष मिलते हैं अगली मीटिंग में, फिर नई नई चीज़ें शेयर करेंगे। बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नई नई इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, बाय।